नेचर में C12 के फॉर्म में है, C13 के फॉर्म में है, C14 के फॉर्म आयरन रॉड है। ठीक है, कंसीडर करो कि दिस इज अ आयरन रॉड। अब देखो बच्चों, आयरन यानी क्या, अगर मैं समझ लो ये पेन ले रहा हूं, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस पेन ओनली, और ये वाली स्टिक, बराबर है, समझ लो ये Fe रॉड है और ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसका हमने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर किया था, हमने गैसेस लॉज, ओके, गैसेस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स कंप्लीट किया था, राइट। कौन कौन से गैस कंप्लीट किए, लॉज कंप्लीट किए थे हमने, देखो पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट किया था, राइट। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कंप्लीट किया था, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कंप्लीट किया था। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाला है दैट इज टू मोर लॉज, एक तो है गै-लुसिस लॉ एंड द सेकंड वन इज एवोगाड्रोस लॉ। तो शुरू करते हैं गाइस, आज का लेक्चर का पहला लॉ दैट इज कॉल्ड गै-लुसिस लॉ। ठीक है, नाउ द गै-लुसिस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखिए, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, गैस कंबाइन होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो भी गैस रिएक्ट होंगे, वो गैस रिएक्ट होंगे टू फॉर्म्स अ गैसियस प्रोडक्ट, वो सारे गैस रिएक्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम ओनली, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम ओनली एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ अ गै-लुसिस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर इन अ गैसियस स्टेट। अब समझ लो कि मैं वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूँ उसका हाइड्रोजन का 100 ml, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज 50 ml, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर 100 ml। बच्चों देखो यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है, तो 50 + 100 यानी 150 ml होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि मास अलग अलग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अंडरस्टूड, मत सोचना कि ये 50 है 100 है तो यहाँ पे 150 होना चाहिए था, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ दैट कंपाउंड फॉर्म्स एक्चुअली, ठीक है, मास ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्स क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम डिफर करेगा। अंडरस्टूड, ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसका इस पर्टिकुलर लॉ से गै-लुसिस लॉ का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, पहले के जमाने में, पहले के जमाने में इन द सेंस इन द अर्ली डेज ऑफ अ केमिस्ट्री, ठीक है, इन द अर्ली डेज ऑफ अ केमिस्ट्री, यहाँ पे क्या हो रहा था कि देयर इज नो एनी स्पेसिफिक टर्म लाइक एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड क्या है, वो एग्जैक्टली पता नहीं था। अंडरस्टूड, इवन द फॉर्मूला ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली सिंगल हाइड्रोजन है या फिर दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहा है, ये नहीं एग्जैक्टली आइडिया थी। अंडरस्टूड, एंड फॉर दैट रीजन ओनली उन्होंने कहा है कि वॉट एवर द एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, ठीक है, वॉट एवर गैसेस आर कंबाइनिंग, दे आर कंबाइनिंग इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। एक्चुअल में अगर हम लोग अभी हमारी जो नॉलेज है उससे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन है तो हम लोग लिखेंगे उसको H2 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे O2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है। तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 10th स्टैंडर्ड में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है, बराबर है, उसमें हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है। कैसे किया है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, बराबर है। तो कितना वॉल्यूम है, 2 ऑफ H2, ऑक्सीजन कितना 1, एंड यहाँ पे H2O कितना यूज हुआ, 2 वॉल्यूम। तो पहले मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अंडरस्टूड, फॉर दैट रीजन ओनली यहाँ पे कहा है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे मैंने जो भी सिंबॉलिक फॉर्म में बता दिया आपको, प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, सो 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल और ये सारे कॉन्सेप्ट, इवन द मोल, ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं थे एट दोस टाइम जब ये लॉ सब लिखे गए थे या फिर लॉ सब हमारे सामने रखे गए थे। अंडरस्टूड, सो मानना था साइंटिस्ट का कि जो भी गैस कंबाइन होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे इन अ गैसियस रिएक्शन, दे सिंपली रिएक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। ते किस फॉर्म में रिएक्ट होंगे, दे आर रिएक्टिंग इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम ओनली, एंड दैट्स व्हाई हियर द एग्जांपल इज गिवन, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म्स वाटर। तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, वाटर का 2 वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्म होगा, एंड डेफिनेटली इन दोनों का, इन सब का रेशो अगर ले लेंगे तो रेशो हमें मिल जाएगा सिंपल होल नंबर में। कौन सा वाला, 2:1:2 रेशो क्या मिलेगा, 2:1:2। ये देखो, ये सिंपल होल नंबर में रेशो भी मिल गया। अंडरस्टूड, तो क्या है गै-लुसिस लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस। गै-लुसिस लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस बोलता है कि गैस कंबाइन होंगे या फिर रिएक्ट होंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन जो होगी इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम ओनली, या फिर यहाँ पे कोई गैस का एटम रिएक्ट हो रहा है ये नहीं बताया, फिर मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है ये नहीं बताया, और इसी को थोड़ा सा ओवरकम किया है दूसरे लॉ ने, जो लिमिटेशंस थी इस पर्टिकुलर लॉ की, इसको ओवरकम किया है अदर लॉ ने, दैट इज कॉल्ड
गेल दिस वन एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो समझ गए ये चीज क्या है। When a gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are at same temperature and pressure, ठीक है। तो जो भी है तो वॉल्यूम रिएक्ट हो रहा है गैस का, and there will be a formation of a reactant, means formation of a final product, understood। and वो जो वॉल्यूम का जो से रेशो है वो सिंपल होल नंबर में होगा। आई नो दैट गाइस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, ये सारे लॉज एक्चुअली डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि ऑल टुगेदर न्यू थिंग्स हम लोग यहाँ पे लर्न हो कर रहा है एज अ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हमें सारी ये चीजें पता नहीं है। हालांकि 9th में 10th में हमने क्या है चैप्टर एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये सारी चीजें सीख ली है, तो इससे शायद हमारी आइडिया क्लियर हो जाती है कि क्या है बॉस, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या, कंपाउंड है, अंडरस्टूड। बट यहाँ पे आके वापस से हमें ओल्ड डेज ऑफ केमिस्ट्री में चले जाना, वापस से हमें वही चीज सीखना जो शायद से उस जमाने में इतनी क्लियर नहीं थी, तो उसके बेसिस पे ये सारे लॉज रखे हैं गाइज, ठीक है। तो सिंपली उस लॉ का क्या कहना है, वो लॉ क्या एग्जैक्टली प्रेजेंट कर रहा है ये समझ लो। एट द एंड ऑफ दिस ऑल दी लॉज यू कम टू नो एग्जैक्टली कि जो भी फ्लॉज थे, जो भी लिमिटेशंस थे, जो भी डिमेरिट्स थे, ठीक है, उसको ओवरकम करके फाइनली हमें एक पर्टिकुलर लॉ मिला होगा, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो तो गेल-लुसियस लॉ में हालांकि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम में रिएक्ट नहीं होता, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, तो उसी लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया है बाय द एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया। जो भी गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे टू फॉर्म द गैसियस प्रोडक्ट, वो रिएक्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। अब तो ये 2 वॉल्यूम कहां से आ गया, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है 2H2 + O2 + 2H2O, हालांकि टेक्स्ट बुक में इसी बेस में आपको एग्जांपल दिया है, एंड देन दिस इज गिवन ओवर दैट 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। तो मे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये 2 1 2 कहां से आया, तो ये 2 1 2 ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, ये यहां से आया। इसको हटा देता हूं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, ठीक है, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके चलो तो गेल-लुसियस लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस खत्म हो गया। नाउ विल गो फॉर द अदर गैस लॉ दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस लॉ। बच्चों एवोगाड्रोस लॉ से पहले एक और गैस लॉ हुआ करता था सिलेबस में बहुत पहले एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड बर्ज़िलियस लॉ। बर्ज़िलियस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, देखो ये जो एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते, उसके बाद बर्ज़िलियस लॉ देख लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of molecules, ठीक है, equal number of molecules। तो ये जो वर्ड है equal number of molecule, इस मॉलिक्यूल को पहले बर्ज़िलियस लॉ में था वर्ड एटम, उसका स्टेटमेंट था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, बराबर है। यहां पे भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि जो भी गैस मॉलिक्यूल गैसियस सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है वो तो सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। What is molecule? Molecule is a group of atoms, बराबर है। और जो सिंगल एलिमेंट होता है, जो या फिर एलिमेंट का एक सिंगल पार्ट, दैट इज कॉल्ड टू बी एटम ओनली। जैसे कि सिंगल हाइड्रोजन इज अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, सिंगल सोडियम इज अ सिंगल सोडियम एटम। बट अगर 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो गए एटम तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, राइट। तो वहां पे अगेन एज आई सेड कि वो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो पहले वहां पे वर्ड दे दिया एटम, किसने, बर्ज़िलियस लॉ ने। ये आपके सिलेबस में है नहीं, जस्ट मैं एक जस्ट एडिशनल चीज बता रहा हूं यहाँ पे। उसको फिर एवोगाड्रोस ने वो जो से व्हाट वी कैन से ड्रॉबैक्स थे वो निकाल दिया और एटम को वर्ड रिप्लेस कर दिया मॉलिक्यूल से। किससे रिप्लेस कर दिया, मॉलिक्यूल से। अब यहाँ पे आप समझ सकोगे कि एग्जैक्टली ये गेल-लुसियस लॉ भी क्या कहना चाहता था, ठीक है। चलो देखते हैं पहले क्या स्टेटमेंट है एवोगाड्रोस लॉ का। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर है। तो जो भी वॉल्यूम्स है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे रिएक्ट हो रहे हैं, अंडरस्टूड। जो भी वॉल्यूम्स है गैस के उतने ही नंबर ऑफ क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं गैसियस सब्सटेंस के। तो अगेन वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर इन अ गैसियस स्टेट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द गेल-लुसियस लॉ क्या बोलता था, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना हमने, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम, वाटर 2 वॉल्यूम। वही मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू गेल-लुसियस लॉ हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम एंड वाटर के कितने फॉर्म हुए, 2 वॉल्यूम्स। तो जितने वॉल्यूम है उतने ही नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल्स है। Equal volume of all gases contain equal number of molecules। जितने volumes of gas
उतने ही नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, पहले ऐसे भी माना जाता था कि दो सिमिलर एटम्स कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, दो सिमिलर एटम कंबाइन होकर कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट धीरे धीरे ऐसे पता चला, जैसे हमारी ब्रांच केमिस्ट्री डेवलप होती रही, तब पता चला कि यार जो सिमिलर एलिमेंट है वो भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री ऐसा माना जाता था कि सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म्स द मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, बट बाद में पता चला कि नहीं, दोनों सिमिलर एलिमेंट्स भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंस टुगेदर फॉर्म्स O2 मॉलिक्यूल, टू क्लोरीन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म्स Cl2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? ओके, तो जो वॉल्यूम है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम, दैट्स व्हाई 1 molecule of oxygen and 2 volumes of water, यानी 2 molecules of water forms over here। अगर मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं अगेन, तो 2H2 in a gaseous state plus O2 in a gaseous state, there is a formation of H2O in a gaseous state। कितने molecules? 2। तो ये बराबर है 2 molecules of hydrogen gas react with 1 molecules of oxygen gas and forms 2 molecules of वाटर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दिस इज द परफेक्ट लॉ एक्चुअली, जहां पे जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है, और वो भी कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। किसके साथ? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? तो जो वॉल्यूम जो टर्म था, जो किसने दिया था? गै-लुसाइस ने दिया था कि जो सिंपल रेशियो वॉल्यूम का है, ओके, और वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दे कर रहे, तो वॉल्यूम जितने भी वॉल्यूम है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इन द गैसियस रिएक्शन, एंड दिस इज द एक्चुअली द कंफर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। हालांकि टेक्स्ट बुक में अगेन द सेम एग्जांपल दिस वे यू हैव टू गिव। ये जो ब्रैकेट में मैंने किया है ये लिखने की जरूरत है नहीं, इस वर्ड फॉर्म में ही लिखना है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, तो अकॉर्डिंग टू गै-लुसाइस लॉ 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 molecules of oxygen forms 2 molecules of water। so यहाँ पे हमने बच्चों ये हमारे पांचों लॉस कंप्लीट कर लिए। पिछले वीडियो में मैंने 3 लॉ कंप्लीट किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस वीडियो में अभी तक हमने 2 लॉ कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज गै-लुसाइस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स एंड दूसरा क्या है? एवोगाड्रोस लॉ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं आज की वीडियो में। चलो फिर, नाउ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये आपको एक्सप्रेस करती है कि एटम एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ये आपको बताती है कि किस तरह से एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इनफैक्ट ये जस्टिफाई करती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आल्सो। ठीक है, क्या जस्टिफाई करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आल्सो। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ओनली। क्या बोलती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? लेट्स सी द पहला पॉइंट, द टोटल देयर आर 4 पोस्टुलेट्स। एक्चुअली आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और राइट अ नोट ऑन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ओनली। हाफ ऑफ मार्क्स का 1 पॉइंट रहेगा, 4 पॉइंट आपको वहां पे एक्सप्रेस करने हैं। किस तरह से? लेट्स सी हियर। देखो, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैटर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और उसी इंडिविजिबल पार्टिकल्स को कहते हैं एटम। जो भी मैटर है, हमने जो मैटर पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, मैटर क्या है? मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, बराबर है। तो वो मैटर जो है वो एग्जैक्टली क्या है? तो मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी, बहुत ही छोटा, इंडिविजिबल, इंडिविजिबल यानी ब्रेक डाउन नहीं होने वाला, डिवाइड नहीं होने वाला, इंडिविजिबल पार्टिकल, और उसी इंडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? एटम्स। अंडरस्टूड? सो द मैटर में स्मॉल टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स रहेंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटम। समझ में आ गया? ओके, चलो, तो मैटर में तो पता चल गया कि हमारे पास एटम है जो कि बहुत ही छोटा है, इंडिविजिबल है, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, all the atoms of given element have identical properties, okay, including mass, and atoms of different element differ in masses। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो भी एलिमेंट है, ठीक है, पहले तो ये हमें पता करना है कि व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एटम। हम लोगों ने लोअर क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, बराबर है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो बच्चों एलिमेंट क्या हो गया? ये भी तो एक क्वेश्चन रेज हो जाता है। देखो, अगर मैं ये ले लेता हूं, यहां पे ये समझ लो कि ये आयरन रॉड है। ठीक है, कंसीडर करो कि दिस इज अ आयरन रॉड। अब देखो बच्चों, आयरन यानी क्या? Fe, आयरन यानी Fe, बराबर है। तो यहां पे बहुत सारे Fe एटम, ओके, बहुत सारे Fe एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड नहीं, सिंपली
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ आ जाएंगे एंड ऑल दीज मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होंगे, अटैच इन द सेंस दे आर कम टुगेदर ओनली, बराबर है, और ये बड़ा सा आयन का रॉड फॉर्म कर रहे हैं। उसमें से मैंने एक सिंगल एटम को निकाल दिया, ओके, तो या एक सिंगल पार्टिकल को निकाल दिया तो वो पार्टिकल बन जाएगा हमारा एटम, अंडरस्टूड। वो जो सिंगल पार्टिकल है उसको क्या हम लोग कहेंगे, एटम। अब यहाँ पे जो Fe एटम्स है, मिलियन बिलियंस ऑफ Fe एटम्स है समझ लो इसमें, बराबर है, सारे के सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर ये Fe एटम्स है तो ये सारे आइडेंटिकल Fe एटम्स होंगे, बराबर है। Fe रॉड है तो फिर ये पूरा ये आइडेंटिकल Fe एटम्स रहेंगे। आइडेंटिकल यानी क्या, उसका मास सेम रहेगा, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, सारी चीजें सेम रहेगी। सो ईच एंड एवरी Fe एटम्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ देयर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ देयर ऑल केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो यही स्टेटमेंट कहा है, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, इस एलिमेंट के जो अगर से Fe रॉड है समझ लो, Fe एलिमेंट है, उसमें से सारे Fe एटम्स सारे आइडेंटिकल होंगे, सारे सेम के सेम होंगे। एंड atoms of different element differ in masses, ठीक है, atoms of different element differ in masses as well as differ in physical and other chemical properties as well। अगर मैं समझ लो ये पेन ले रहा हूं, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस पेन ओनली, और ये वाली स्टिक, बराबर है, समझ लो ये Fe रॉड है और ये सिल्वर रॉड है, बराबर। दोनों अगर कंपेयर कर लूं तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई, ठीक है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी से अलग है, अंडरस्टूड। सो डिफरेंट एटम अगर ले लिया मैंने, डिफरेंट एटम अगर ले लिया तो उनके सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास, ये सारा डिफरेंट रहेगा। एंड अगर कोई एलिमेंट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो वो सारे के सारे एटम, सिमिलर एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, तो सारे सिमिलर एटम्स दे आर सेम in terms of their physical property and in terms of their chemical property, यानी टोटल आइडेंटिकल रहेंगे बॉस। समझ में आ रहा है? ओके, तो एटम्स all the atoms of given element have identical properties, और अगर different atom है तो उनकी definitely properties different होगी। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट the third point is given over here, just a minute। ओके, थर्ड पॉइंट यहां पे दे दिया है, लेट्स सी, देखो, अ कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। देखो ऐसा बोला है, देखो यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ये भी बताती है कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होंगे, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तभी कंपाउंड फॉर्म होगा। हालांकि तो इसीलिए मैं बता रहा था पहले भी इसमें कि अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री में ये सारे लॉज इन्वेंट हुए थे और यहाँ पे कोई एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं था मॉलिक्यूल का या फिर कंपाउंड का, अंडरस्टूड, या फिर वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो इसका मानना क्या है, द कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। जैसे अगर मैं ले लूं एग्जांपल H2 गैस, ठीक है, रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2HCl। तो जो भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट होंगे, HCl मॉलिक्यूल का रेशो फिक्स होगा इन टर्म्स ऑफ H एंड Cl, क्या होगा, 1:1 ओनली, ठीक है, 1:1। समझ में आ रहा है? यानी 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन विल अटैच हो करते हैं। अगर वाटर का मैं बोलूं तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, सो द रेशो हो जाएगा 2:1। समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं अमोनिया गैस ले लूं तो 1 नाइट्रोजन, अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या है, NH3, अंडरस्टूड, अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो NH3 में 1:3 रेशो होगा, ये वो फिक्स रहेगा एवरीवेयर। आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम लो, आपको अमोनिया गैस मिलेगा तो उसका कॉम्बिनेशन में यही होगा, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम। अगर आपने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया तो 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, 1:1 का रेशो। अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, आप कहां से भी वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट कर लो, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट कर लो, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन होगा, यानी 2:1 का रेशो होगा, यानी वो फिक्स ही रहेगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो ओनली। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, चलो ये तो हो गया अपना थर्ड स्टेटमेंट। और the compounds are formed when atoms of different element are combined in a fixed ratio। and the last one, the fourth, देखो यहाँ पे दे दिया है, that is chemical, in a chemical reaction, or you can say chemical reaction involved only a reorganization of atoms, ठीक है, chemical reaction involved only a reorganization of atoms where the atom neither be created nor be destroyed। आप ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लो, ये H2 plus Cl2 gives Cl2, 2 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, 2 क्लोरीन एटम है,
दोनों मिक्स रीऑर्गेनाइज हुए एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल, और जो भी जितने मास जो यहाँ पे यूज हुआ है एज रिएक्टेंट उतना ही मास का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। समझ में आ रहा है? तो केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है? सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉन्ड जो ओल्डर बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म करके न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स ओनली, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपली मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दीज आर द फोर पोस्टुलेट्स और द 4 पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला क्या है? एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, बराबर है। जो भी एटम होंगे सिमिलर एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी इन टर्म्स ऑफ मास, physical and chemical property, atoms of different element having different physical and chemical property। compound का form होंगे when the atoms of different element combines together in a fixed ratio, then and then the compound will form। and in a chemical reaction, जब भी chemical reaction होगा तो क्या होगा? ये atom का reorganization होगा। इसका मतलब ये है कि atom ना तो destroy होगा ना तो create कर सकते हैं हम लोग chemical reaction में। समझ में आ रहा है? so these are all the 4 postulates of Dalton's atomic theory। okay guys, आगे बढ़ेंगे for the next topic, that is our atomic mass। बच्चों एटॉमिक मास एग्जैक्टली है क्या चीज? ओके ये समझ लेते हैं अच्छे से। देखो एटॉमिक मास जो है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। कितने? टोटल 118 एलिमेंट। जैसे कि पहला एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा? हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सा आ जाता है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्या है? नियॉन, उसके बाद क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर एंड गोज ऑन, क्लोरीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं एटॉमिक नंबर वाइज बता रहा था, तो ये सारी एलिमेंट्स चलते जाते हैं। ओके चलो, तो द नंबर ऑफ 118 एलिमेंट्स आर दैट, 118 एलिमेंट्स है, हर एक का कुछ स्पेसिफिक मास होगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट डू हैव अ स्पेसिफिक मास। उसी स्पेसिफिक मास को एक्चुअली गाइस बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज नथिंग बट, या एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या है? इट इज द मास ऑफ एन एटम। तो वो गाइस एवरी एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास है, क्लोरीन का कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास है, सल्फर का कुछ स्पेसिफिक मास है, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सबका एक स्पेसिफिक मास होता है। ओके, तो गाइस ये क्या होता है इन अ प्रेजेंट डे और इन अ प्रेजेंट सिस्टम, अभी इन दिस टाइम ओनली, मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू दी मास ऑफ ए कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड। देखो बच्चों, कार्बन 12 जो आइसोटोप है, आइसोटोप यानी क्या? दी एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप, बराबर है। तो आइसोटोप जो कार्बन 12 जो है, कार्बन का कार्बन 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ये एटॉमिक मास, यू कैन से एटॉमिक मास ऑफ अ कार्बन। ये हम लोग समझेंगे कि ये शॉर्ट टर्म में या फिर सिंपल टर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो कार्बन 12 ये कंसीडर करते हैं, कार्बन 12 is the considered as a standard and based on this standard only, इसी स्टैंडर्ड के हेल्प करके ही या फिर हेल्प लेके ही हम लोग रिलेटिव मास ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली एटॉमिक मास इतना याद रखना बच्चों कि इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास क्या है? इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट डू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास होगा। अंडरस्टूड? अभी वो किससे फाइंड होता है? विद द हेल्प ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप्स व्हिच इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड ओवर देयर, बराबर। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है ये एटॉमिक मास जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज द यूनिट एक्चुअली AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो जो सिस्टम में बता रहा हूं या फिर इन दिस डेज, ये इन दिस प्रेजेंट डेज, कार्बन 12 असाइन एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, उसका एग्जैक्टली एटॉमिक मास कितना है? 12.00000। ठीक है, 12.00000 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया? वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक एटॉमिक मास यूनिट यानी एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मास ऑफ वन कार्बन एटम C12 कार्बन एटम कितना है? 12.0000
ठीक है, 12.00000, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन एटम। तो इसका 1/12 मास हो गया, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 इनटू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये एग्जैक्ट मास दैट इज एटॉमिक मास, बट ये एग्जैक्ट मास कितना है 1.992648 इनटू 10⁻⁻23, यानी ही अगर डिवाइड कर लो 12 से तो मिल जाएगा कितना हमें 1.66056 इनटू 10⁻24 ग्राम। अब नाउअडेज एटॉमिक मास यूनिट, ये जो यूनिट था जो हम लोग पढ़ते थे, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ता था, ठीक है, तब एटॉमिक मास यूनिट एज ए यूनिट हम लोग लिखते थे, बट नाउअडेज द एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास which is represented by small u sign, ठीक है, दिस इज यूनिफाइड मास। क्या कहते हैं इसको, यूनिफाइड मास, अंडरस्टूड। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या एक्सप्रेस करता है, इट्स अ सिंपल मास ऑफ एन एलिमेंट, अंडरस्टूड, क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट, ओके। और एटॉमिक मास यूनिट या फिर एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, विच इज नथिंग बट the mass exactly equal to the 1/12 of the mass of the carbon 12 isotopes, ठीक है, कार्बन 12 isotopes का एग्जैक्ट मास कितना, तो 1.992648 into 10⁻³ ग्राम। सो ओवरऑल 1 atomic mass unit is equal to 1.66056 into 10⁻24 ग्राम। Okay, nowadays the atomic mass unit is replaced by small u, which is called as a unified mass, ठीक है। सिंपल टर्म में कहूं ना बच्चों, तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि सेंट्रली न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है, बराबर है। न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन जिसको पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन जो चार्जलेस है। एंड अराउंड द न्यूक्लियस you can say the negatively charged electrons are revolving, बराबर है। ओके, अब जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एडिशन कर दो, you will be getting atomic mass, ठीक है। जो एटॉमिक मास है ये क्या होगा, इफ यू ऐड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये सिंपल सी चीज बच्चों याद रखना आप, ठीक है। एटॉमिक मास इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ दिस स्पेसिफिक एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, ओके। अब देखो कार्बन है, समझ लो, कार्बन के नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे, जैसे कि 3 आइसोटोप्स है कार्बन के, लाइक से कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, यानी जो हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट पे कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे, ये प्रोटॉन, ये 12 13 14, ये क्या है, एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, 6 + 6 12, यहाँ पे 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 6 + 7 13, C14 में 6 प्रोटॉन एंड 6 H न्यूट्रॉन कितना होगा 8, या 6 + 8 14, बराबर है। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, बराबर है। तो ये सारे 3 आइसोटोप्स मिलेंगे, आइसोटोप्स यानी सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी एग्जैक्टली प्रोटॉन कितने हैं इन द न्यूक्लियस, वो एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, बराबर है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है, 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन यहाँ पे, बट एटॉमिक मास नंबर कितना है, अलग है, 12 12 12, और उसका अबंडेंस भी अलग अलग है इन द नेचर इन टर्म्स ऑफ परसेंट। एट C12 का अबंडेंस यानी कितना परसेंट प्रेजेंट होता है इन द नेचर, 98.892%। कार्बन C13 1.108% एंड C14 2 × 10⁻10%, इतना प्रेजेंस होता है इन द नेचर। तो सबसे हाईएस्ट है C12 98.892%। इन सब के एटॉमिक मास भी अलग अलग, फिर तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर अलग है, तो इसमें 12.0000, ये C13 का एटॉमिक मास यूनिट के एटॉमिक मास कितना है 13.00335 एंड C14 का 14.00313, अंडरस्टूड। अब बच्चों कार्बन है, समझ लो, तो कार्बन तो नेचर में C12 के फॉर्म में है, C13 के फॉर्म में है, C14 के फॉर्म में है, बराबर है, ओके। तो अभी हमें अब वो अगर समझो उसका कंबशन हो रहा है कार्बन का सिंपली, और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 फॉर्म कर रहा है, तो हमें तो नहीं पता कि जो CO2 है ये वाला, तो ये C12O2 है या फिर C13O2 है या फिर C14O2 है, अंडरस्टूड।
यू गॉट द पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं? ओके, यहाँ पे कोई भी आइसोटोप्स कार्बन का कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म CO2 ओवर दैट, बराबर। अब वो सारी प्रॉब्लम्स या फिर वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आ गया दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज कैसे लिया जाएगा? तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इनटू इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 12 into 98.892 divided by 100. Similarly, 13.00335 into its abundance 1.108 divided by 100 plus C14, that is 14.00313 into this one 2 into 10 raised to minus 10 divided by 100. इन सब का अगर आप कैलकुलेशन कर लो, you will be getting atomic mass, average atomic mass of carbon is 12.011 यूनिफाइड मास। कितना? 12.011 यूनिफाइड मास। तो जो भी सिंपली हम लोग अभी नॉर्मल डेज में जो यूज करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज एग्जैक्ट नंबर कितना होगा? 12.011 यूनिफाइड मास। अंडरस्टूड? तो जो आइसोटोप्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, डिफरेंट मास हो सकता है बिकॉज द प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर अलग है, दैट्स वाई ओनली। जैसे मैंने बोला कि एटॉमिक मास क्या है? इट्स अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देख लो, एटॉमिक मास एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है, हेड के ऊपर 6 प्रोटॉन 12 यानी 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, C14 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। तो गाइस ये मास अलग अलग है, डिफरेंट कार्बन आइसोटोप्स कैन कंबाइन विद द ऑक्सीजन और एनी अदर एलिमेंट विद द टू फॉर्म्स द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ओनली, बराबर है। एंड फॉर दैट रीजन ओनली वी हैव द एवरेज एटॉमिक मास। तो जो भी हम लोग अभी एटॉमिक मास पढ़ेंगे इन फ्यूचर, वो सारे एलिमेंट के क्या पढ़ेंगे? एवरेज एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस अलोंग विद देयर अबंडेंस को मिला के एवरेज एटॉमिक मास बनाया जाएगा। अंडरस्टूड? यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ये पूरा एग्जाम में पूछेंगे नहीं, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, क्या है एग्जैक्टली, ये सारी चीजें पूछेंगे नहीं। ये एवरेज एटॉमिक मास हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास और द मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, जो मोलार मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको जेई और नीट में भी हेल्प करेगा, तो उसी रिलेटेड उसी रिगार्डिंग में वो लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशल एक वीडियो उसी का होगा हमारा, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। व्हाट इज मोलार मास, एटॉमिक मास का हेल्प लेके ही हम लोग मोलार मास फाइंड करेंगे, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे और उसका फिर यूज कैसे करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो एक स्पेशल वीडियो रहेगा। दिस इज दैट विल बी द लास्ट वीडियो एक्चुअली ऑफ अवर चैप्टर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बट वो एक वीडियो रहेगा जो आपको नीट में भी हेल्प करेगा, जो आपको जेई में भी हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, जहां पे हम 2 लॉ पढ़ लिए। कौन सा? लॉ ऑफ गेलुसिस लॉ, देन एवोगाड्रोस लॉ, एक टॉपिक पढ़ा दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और हमने यहाँ पे एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।